हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीअकरिंग सीक्वेंसेस की। तो मैंने 3 सीक्वेंसेस पिक करी हैं और जो ये 3 सीक्वेंसेस हैं इनके पीछे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप 10+2 लेवल की मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। जब आप सीक्वेंसेस चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पर सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशंस पढ़ते हो आप, तो जिसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से चीज़ें पढ़ते हो, उन्हीं का ये जनरल एक्सटेंशन है। ये 3 प्रॉब्लम्स जो कि मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपके पास, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि इफ S1 एंड S2 आर पॉजिटिव एंड Sn+1 is equal to half Sn plus Sn-1, then show that the sequences or subsequences, obviously Sn2n-1 and Sn2n converges to the common limit। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। अंडर ग्रेजुएट टेक्स्ट में आपको पूरी लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा ये प्रॉब्लम, या आपने कहीं देखा होगा किसी बुक में या किसी टेस्ट या मॉक टेस्ट में, तो वहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन उसका मतलब वही है जो मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। तो इतने से काम हो जा रहा है। तो अभी जैसे यहाँ पे जो ये सामने प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसमें जो सीक्वेंस यूज हुआ है वो रिकरिंग सीक्वेंस है। जो नीचे अंडरलाइन है Sn+1 इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn-1, ये एक टाइप का रिकरिंग सीक्वेंस है, रिकर करता है टर्म्स को। तो वो जब लिमिट फाइंड करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। और दूसरी बात है कि इसकी जो सबसीक्वेंसेस है S2n-1 S2n, जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस भी बोलते हैं, तो वो जो है वो एक ही लिमिट पर कन्वर्ज, कॉमन लिमिट पर कन्वर्ज करेंगी, जो कि ये बताता है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि एक यूनिक लिमिट पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है पूरी तरीके से। पर यहाँ पर जो आपको ऑब्जर्वेशनल पॉइंट मिलेगा कि जो हमारी सीक्वेंस है वो मोनोटॉनिक नहीं है, फिर भी जो हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो अगर आप यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो कि अगर जो आपके टर्म्स हैं वो, अगर आप S1 S2 S3 S4 और हाँ 4 टर्म्स निकालने की कोशिश करो, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम S3 के लिए जाएं, ऑब्वियसली n को हम 2 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो S3 जब आएगा, S3 इज am बिटवीन S1 एंड S2। ऑब्वियसली ये तो आप इतना तो समझ ही सकते हो। अगर आप n को 2 वैल्यू पुट करोगे तो S3 इज am बिटवीन S1 एंड S2, एंड दिस विल इम्प्लाई S1 और S2 के बीच में कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और एक टर्म और निकाल लें, S4 इज am मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन S3 एंड S2। ये भी यहीं से ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये भी इसी के बीच में स्क्वीज हो जाएगा, एंड S3 S4 S2। अब अगर आप इसको फर्स्ट कंडीशन लेट करो और इसको सेकेंड कंडीशन लेट करो और दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 S3 S4 S2, ठीक है, इतना आ गया। और अगर इसी प्रोसेस को अगर हम एक कंटिन्यूएशन में लेके चले, ठीक है, ऑन फर्दर continuing, what will we get? We will get S1 less than S3 less than S5 less than, and so on and so on
and S6, S4 and S2। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस में टर्म्स का जो है वो कंप्रीहेंशन रहेगा। आपको ऐसे दिखेंगे इनका जो ऑर्डरिंग है। तो यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? यहाँ से आप क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो ऑड इंडेक्सिंग है, यहाँ पर ऑड इंडेक्सिंग आपको दिख रही होगी, जो S1, S3, S5 ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रही है ऑड इंडेक्सिंग। मतलब जो सबसीक्वेंस हमने ये बनाई S2n-1, ठीक है, इसका नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग है। वो यहीं से देखने को मिल रहा है। और जो इवन इंडेक्सिंग वाली है, जो कि पीछे की तरफ चल रही है, दैट मीन्स S2n सबसीक्वेंस, वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैं एरो से डिनोट करता हूँ, लिखना अवॉइड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑड वाली जो है वो इंक्रीजिंग है और इवन वाली जो सबसीक्वेंस है, मतलब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस बोला जाता है, एक ऑड वाली एक इवन वाली। तो दोनों अपोजिट नेचर की हैं, एक इंक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है। तो इनकी मोनोटोनिसिटी तो हो रही है, होल्ड कर रही है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर एक चीज और आप ऑब्जर्व करो कि S1 वाली जो सबसीक्वेंस है वो बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली जो S1 और S2 थे वो पॉजिटिव थे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक, S1 और S2 दोनों पॉजिटिव थे। तो जो ऑड वाली सबसीक्वेंस है, मतलब S2n-1 है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है एक डायरेक्शन में, और वो बाउंडेड अबव भी तो है S2 से। ये चीज आप ऑब्जर्व करो, इंक्रीजिंग तो है एंड बाउंडेड अबव बाई S2। तो इतना डेटा जो है वो मतलब सफिशिएंट है ना बाई S2। एक मतलब सीक्वेंस को, सबसीक्वेंस भी तो एक सीक्वेंस ही है, एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए उसको मोनोटॉनिक होना और बाउंडेड, अगर वो ऑब्वियसली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव से भी काम चल जाएगा। और सिमिलरली अगर वो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो से भी काम चल जाएगा, विच इज S1 से जो है वो बाउंडेड बिलो है, कौन सी? S2n। बाउंडेड बिलो बाई S1, ठीक है। तो ये दोनों जो सबसीक्वेंसेस हैं ये अपने आप में कन्वर्जेंट है। अब ऑब्वियसली अगर कन्वर्जेंट हैं तो इनकी कुछ ना कुछ लिमिट तो होगी ही। तो S2n-1 की अगर हम लिमिट मान लें L1 और S2n की मान लें L2, तो ये ऑब्जर्व करें क्या दोनों की लिमिट्स डिफरेंट हैं या सेम है। तो ये भी ऑब्जर्व करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन का काम है यहाँ पर, काफी इजी काम है, मतलब इसमें ज्यादा रिकर्सिव जितना घूमना नहीं है, बस जो लिखा है बस आप वो करते जाइए। हाँ, जो अगर आपको अरिथमेटिक मीन थोड़ा सा नहीं पता है तो आप उसको पढ़ लीजिए कि कैसे स्क्वीज हो रहे हैं टर्म्स बीच में। देख रहे हैं आप, S1 और S2 के बीच में पूरी सीक्वेंस स्क्वीज हो गई। तो अभी जो है अगर हम कुछ, इतना तो हमने प्रूफ कर दिया कि Sn2n-1 और S2n दोनों की जो लिमिट है, मतलब दोनों कन्वर्जेंट है। तो अगर हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो कुछ ऐसी थी, Sn2n+1, सॉरी दैट इज Sn+1 इज इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn-1, ये हमारे पास सीक्वेंस थी। तो अगर हम इसको इंड्यूस करके ये लिखते हैं
एस एन इसको 2n+1 हाफ एस एन 2n प्लस एस एन 2n-1, ठीक है। और n को फिर हम रिप्लेस कर दें n+1 से, देन दैट विल बी एस एन 2+2 हाफ, ये हमने इंड्यूस करके बनाया है, हाफ एस एन 2n+1, ठीक है। यहाँ पे 2n को हमने 2n+1 से 2n को हमने 2n+1 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे करेंगे तो एस एन 2n, इसमें कर रहे हैं इंटरचेंज, ठीक है। तो ये दो जो है नए फॉर्मेट्स मिले। अब इसमें अगर हमने इसकी लिमिट जो है, मतलब इसकी लिमिट अगर हमने मान ली L1 है और इसकी मान लो आप L2 है, ठीक है। L1 और L2 आपने मान ली। अब जो है इसमें आप शो करा दो, मतलब अगर आप लिमिट 10 कराओगे, मतलब दिखाने के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn 2+1 हाफ लिमिट, एक्चुअली मैं ये लिखना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मैंने बार्टले पढ़ रखी है, तो मेरी आदत ऐसे ही लिखने का। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आप भी देख लीजिएगा, लिमिट Sn 2n-1, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने, ओके। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर इसकी L1 मानी है और इसकी L2 मानी है, तो ऑब्वियसली L1 इक्वल टू हाफ और यहाँ पे L2 प्लस L1, ठीक है। इतना आ गया, और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली L1 इक्वल टू L2 आ जाएगा। और अगर आप इसमें भी पुट करोगे ना ये चीज़, इस चीज़ में अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराकर इसकी लिमिट निकालने जाओगे ना, तो ये भी यही रिलेशन दे देगा। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों जो सबसीक्वेंसेस हैं वो एक ही लिमिट पर कन्वर्ज करेंगी, मतलब जो एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है वो कॉमन लिमिट को शेयर कर रहे हैं। अब वो लिमिट क्या होगी वो निकालना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें, तो उस तरफ चलते हैं अब। तो हम स्टार्ट करेंगे, पैटर्न आप देखिएगा ध्यान से। हमारी जो सीक्वेंस थी Sn+1 इक्वल टू हाफ Sn प्लस Sn-1, कुछ ऐसी सीक्वेंस थी। तो अगर हम स्टार्ट करें n इक्वल टू 2 से, ठीक, तो 2 को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं, Sn+1 Sn प्लस Sn-1, ठीक है, ऐसा कुछ फिर से लिख लेते हैं। और अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए n से, n इक्वल टू 2 से। तो सबसे पहले आ जाएगा 2s3 इक्वल टू s2 प्लस s1 ऑब्वियसली, एंड देन इसी ऑर्डर में 2s4 s3 प्लस अगली वैल्यू जब पुट करी, मतलब s3 जो है वो s1 और s2 का अरिथमेटिक मीन है, s4 जो है वो s2 और s3 का अरिथमेटिक मीन है। सिमिलरली s5 जो है वो s4 और s3 का अरिथमेटिक मीन है। अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए तो हमारे पास कुछ ऐसा बाद में बच जाएगा, 2Sn+1 इक्वल टू Sn प्लस Sn-1, ठीक है। ये प्रोसीजर है, अभी आप देखते रहिए कैसे हो रहा है। अब इन सारी जो इक्वेशंस बनी हुई हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन की, उनको ऐड कर दिया जाए तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा, 2s3 2s4 2s5 एंड सो ऑन प्लस 2Sn+1 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये देखिए
रीअकरिंग इसीलिए S1 S2 रिपीट हो रहा है, S3 S3 रिपीट हो रहा है, S4 S4 होगा और Sn-1 रिपीट होगा। आगे सोन में कहीं तो आएगा ना Sn-1 और इसके बाद तो स्टेप ही नहीं है तो Sn दोबारा आएगा नहीं, तो 2Sn+1 सारे ऐड करके लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड वाले। अब राइट हैंड साइड वाले S2 S2 जुड़ेगा तो S1 + 2S2, फिर तो ऐसे ही चलेंगे टर्म्स S3 S3 S4 S4। फर्स्ट और लास्ट को ऑब्जर्व करना होता है, बाकी सब तो ऐड होते चले जाएंगे। और 2Sn-1 और Sn, ठीक। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, यहां पर 2Sn+1 तक गया है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा 2Sn आया होगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, Sn है। ऑब्वियसली Sn+1 के पहले तो 2Sn ही होगा ना, तो एक Sn इधर आ गया तो Sn हो गया और प्लस 2Sn-1 इक्वल टू S1 + 2S2 और Sn 2Sn-1 और 2Sn के पहले क्या होगा, 2Sn-1 आया होगा यहीं पर। ये तो आप इंटरप्रेट कर ही सकते हो ना, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर केवल बचा S1 2S2 और Sn आके इधर माइनस हुआ तो ये बचा, ठीक है। अब जो है आप ये देख सकते हो कि अगर यहाँ पर हम एक कॉमन लिमिट माने टर्म्स की, जो कि यहाँ पर 2Sn+1 है, ठीक है। सीक्वेंस की एक कॉमन लिमिट माने, क्योंकि सारी सबसीक्वेंसेस जो है ना वो एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। तो 2L, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही दिखा दिया है, 3L, ठीक। और ये S1 + 2S2 और यहां से आ जाएगा Sn + 2Sn1 = S1 + 2S2 और अगर S1 भी L को कन्वर्ज कर रहा है, Sn+1 भी कर रहा है, तो ये L + 2L = S1 + 2S2 and that will give L = S1 + 2S2/3। तो ये जो है हमारी कॉमन लिमिट है जो सबसीक्वेंसेस शेयर कर रही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था। अभी जैसे दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें ये आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, दोनों टर्म पॉजिटिव है S1 और S2 और Sn+1 = √Sn शो दैट द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस, ऑब्वियसली जो पिछली प्रॉब्लम में थे, S2n और S2n-1, एक ऑड इंडेक्सिंग वाली सबसीक्वेंस, एक इवन इंडेक्सिंग वाली सबसीक्वेंस, वो क्या हो रही हैं, एक कॉमन लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं। और जब वो कॉमन लिमिट को कन्वर्ज करती हैं तब हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। तो अब हम, और यहाँ पर जो ये दूसरा प्रॉब्लम लिया गया है, इसकी खास बात ये है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरलाइजेशन है। अगर आप देखो तो Sn+1 is geometric mean of Sn and Sn-1। ध्यान से देखो, अगर आप Sn+1 is GM of Sn and Sn-1। तो अभी आपका काम ये है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा पैटर्न वही है जो पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस हुआ है, वही है, वो आप निकालो। जो Sn2n-1 है और S2n, ठीक, आप शो करो कि ये दोनों मोनोटॉनिक हैं, बाउंडेड हैं, मतलब वॉट एवर, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, ठीक है। इनमें से कोई बाउंडेड बिलो होगा
और कोई बाउंडेड एबो होगा। बाउंडेड तभी बोलते हैं जब दोनों साइड से बाउंडेड होता है, नहीं तो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबो करके स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो सबसीक्वेंसेस का ये नेचर आपको शो करना है, बिल्कुल ठीक पिछले प्रॉब्लम की तरह है, बस आपको विजुलाइज करने हैं टर्म्स और ये दिखाना है कि ये दोनों जो है, जैसे मैंने दो वो फॉर्मुलेट किए थे ना इंड्यूस करके, वैसे ही आपको फॉर्मुलेट करना है इससे, और ये दिखाना है कि अगर ये L1 को कन्वर्ज करता है और L2 कन्वर्ज करता है तो L1 इक्वल टू L2 होगा, मतलब लिमिट यूनिक ही होगी जिन पे भी कन्वर्ज करे। और लिमिट फाइंड करनी है आपको। लिमिट फाइंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट कुछ ऐसा है, अगर हम टर्म्स को ऐसे लिख लें, सीक्वेंस हमारी ये है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें Sn+1 का होल स्क्वायर बराबर Sn कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और n वहीं से स्टार्ट करते हैं 2 से, ठीक है। तो ये आपका S3 स्क्वायर इक्वल टू S2 S1 और S4 स्क्वायर आपका S3 S2 और S5। अब ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन्स लिखे जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो S3 जो है वो S1 S2 का ज्योमेट्रिक मीन है, S4 क्या है वो S2 S3 का ज्योमेट्रिक मीन है, और S5 क्या है वो S4 और S3 का ज्योमेट्रिक मीन है, एंड सो ऑन वी विल रीच हियर Sn square is equal to Sn minus 1. Sn+1 is geometric mean between Sn and Sn minus 1. Then add on all these equation and you will get multiply. Okay, geometric mean consists multiplication, so here we will multiply these equations and we will get S3 square, S4 square, S5 square dot and so on Sn+1. Up there can be mistake during the evaluation of terms. S2 will multiply S3 and this arrow shows the reoccurring of terms. Okay, that's why this is called reoccurring sequence. तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास S3 स्क्वायर, S4 स्क्वायर, S5 स्क्वायर एंड सो ऑन Sn+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू S2 स्क्वायर and Sn will be treated as single because there is no other S1. This is multiplication will occur arrow wise S2 S3 okay, S4 square and so on Sn-1 का whole square and Sn, and then no other Sn, so Sn is written as Sn. And now we can see S3 square will cancel out, S4 square is cancel out, and before the Sn+1 whole square there will be Sn-1 का whole square, okay, that will cancel out, and before the Sn+1 there will be Sn square also, so one Sn is here, then other Sn will cancel out, and S5 square is also cancel out. Here these are remaining because here it is starting from S3 square, so Sn and Sn+1 का square, S1 S2 square, okay, that will be only remaining term. And if your sequence is convergent, then replace the terms of subsequences with a common limit L or unique limit L and L square, then you will get the limit value in terms of initial two terms, that is S1 S2, okay. So that is our problem. It is also a good problem, you can interpret it
interpret many MCQs from here. So now further we will proceed to our next problem, which is related to the harmonic progression, and the problem is so here is your third problem, which is corely based upon the harmonic progression. The harmonic progression we study in 10 plus 2 level, that is if A1, A2, A3 and so on are in AP, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 are in and so on are in HP, that is harmonic progression. So we will follow this pattern also here for our sequence which is written above, and we can manipulate this in the similar manner, and that will help you to find the limit of this sequence. Firstly, you will do the same procedure as we did in the previous both problems. First you observe the terms of the sequence and the complementary pair of subsequences, which will be monotonic and bounded below and bounded above as well. Then we will show the unique limit, and then we will show that the actual limit which is commonly shared by the complementary pair of subsequences, and the limit you will find in this manner. I am giving you some hint for the limit, and here if we write Sn upon 2 Sn minus 1 Sn minus 2 Sn plus 1 plus Sn minus 2, then just take the reciprocal of it. Okay, then it will become 2 upon S1 is equal to, sorry I wrote this wrong, Sn minus 1 plus Sn minus 2, Sn minus 1 plus Sn minus 2. Okay, then if we take the reciprocal, Sn minus 1 plus Sn minus 2 will come up in numerator, and denominator will become Sn minus 1 Sn minus 2. Then just break out the fraction part. 2 Sn is equal to 1 upon Sn minus 2 plus and 1 upon Sn minus 1. So this is a simple form which will give the idea, that is your Sn is this Sn is HM, harmonic mean between Sn minus 2 and Sn minus 1. Okay, now you can solve it by yourself like we have discussed in previous two problems. That will be easy, and your common shared limit will be 3s1s2 upon 2s1 plus s2. Okay, thank you for the watching. In the next video we will observe the one of the beautiful sequences, that is Euler sequence. Okay, then please like, share and subscribe the channel. Thank you.